वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली और आज हम सॉल्व करेंगे एनईडी बायोलॉजी के टॉप 25 पास पेपर्स। एमसीक्यूज जो बार बार जो हैं वो पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज वन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। इसमें सबसे पहले तो हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में जो है वो आइडिया होना चाहिए। देखिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो हैं ये हम कहते हैं ऐसी प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में गैसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। दोज प्रोटीन्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दैट आर नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म की रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। एक है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, और सेकंड जो है डेट इज मायोग्लोबिन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हीमोग्लोबिन है ये प्रोटीन ये पाई जाती है ब्लड में, हीमो मीन ब्लड, और मायो कहते हैं मसल्स को। ये प्रोटीन पाई जाती है हमारे मसल्स में। ठीक है, अब ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं इनका काम है गैसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। अच्छा, मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन की स्टोरेज में भी अहम किरदार अदा करती है। ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके उसको एक लंबे टाइम तक जो है वो स्टोर भी कर सकती है। तो बेसिकली ये दोनों प्रोटीन्स जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहलाती हैं, ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं दे हैव अबिलिटी टू अटैच ऑक्सीजन। इन दोनों प्रोटीन्स के अंदर ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करने की अबिलिटी जो है वो मौजूद होती है। अब पहला एमसीक्यूज अगर हम देखें, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन हैव हाई अफिनिटी। अफिनिटी कहते हैं कशिश को, अटैचमेंट कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो है क्या ये नाइट्रोजन के साथ अफिनिटी रखते हैं, क्या ये उसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का नाइट्रोजन के साथ कोई लिंक ही नहीं है। नेक्स्ट, सायानाइड। सायानाइड कोई रेस्पिरेटरी प्रोटीन नहीं है, सो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मायोग्लोबिन हैज मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। अब ये बात जो है ये ठीक है कि मायोग्लोबिन जो है ये भी, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी अटैच होने की सलाहियत होती है और हीमोग्लोबिन में भी होती है, लेकिन मायोग्लोबिन में जो अटैचमेंट जो अफिनिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। अल्ब्यूमिन इज नॉट अ रेस्पिरेटरी प्रोटीन, ग्लोबुलिन भी रेस्पिरेटरी प्रोटीन नहीं है, तो ये तो रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स हैं ही नहीं। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा डेट इज सी। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन बोथ आर रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स, पिगमेंट्स। और ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाई जाती है और मायोग्लोबिन मसल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो एमसीक्यूज है, विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन फीमेल्स इन रिस्पॉन्स टू एफएसएच फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, एफएसएच जो है इट स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। बेसिकली फीमेल्स में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है दैट इज नोन एज ओवरी। ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये जो फीमेल्स में जो ओवरी है इसके अंदर फॉलिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब होता ये है कि जैसे ही एक फीमेल जो है वो पुबर्टी एज को पहुंचती है, मतलब जैसे ही एक फीमेल मेच्योर होना शुरू होती है, तो उस फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है एफएसएच। ये हार्मोन ओवरी में जाकर ये जो फॉलिकल्स हैं इनकी डेवलपमेंट करवाता है, इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट करवाता है, क्योंकि इन फॉलिकल से ही आगे एग जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमीट। अब होता यह है कि जब एफएसएच हार्मोन ओवरी में एंटर होता है तो रिस्पॉन्स में, बदले में जो है ओवरी भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है एंड दैट हार्मोन इज नोन एज ओ एस्ट्रोजन। रिमेंबर स्टूडेंट्स, इस हार्मोन को एस्ट्रोजन भी पढ़ा जाता है
और इसको ओएस्ट्रोजन भी लिखा जाता है। मतलब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी। लैंग्वेज का फर्क है, एक में अमेरिकन लैंग्वेज फॉलो की जाती है, ये अमेरिकन लैंग्वेज है, और एक भी ब्रिटिश लैंग्वेज फॉलो की जाती है। तो बाज बुक्स में ब्रिटिश लैंग्वेज फॉलो की जाती है, बाज में अमेरिकन लैंग्वेज। तो टर्म्स का फर्क है, हार्मोन एक ही है, एस्ट्रोजन भी पढ़ा जाता है, इसको एस्ट्रोजन भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, व्हेन, एमसीक्यूज है, व्हेन अ नर्व इंपल्स जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवेयर टू द नेक्स्ट इन अ माइलिनेटेड न्यूरॉन। स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, न्यूरॉन जो है ये एक स्पेशल किस्म का जो है वो सेल होता है। अगर मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूँ तो ये जो सेल है, इस सेल के तीन मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं। देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स। एक सेंटर में स्ट्रक्चर होता है, ये जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और ये न्यूक्लियस मैंने मेंशन किया है। अब ये जो सेल बॉडी है, इससे दो किस्म के फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। ये जो छोटे साइज के जो फाइबर्स हैं, इनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो एक लंबा सा आपको फाइबर जो ओरिजिनेट होता नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सोन। अब ये हमारे पास ये जो एक एलोंगेटेड शेप का, लंबे सी शक्ल का, लंबूतरी शक्ल का ये जो सेल बना है, इसको हम कहते हैं न्यूरॉन सेल। अब उसने यहाँ पे लिखा है माइलिनेटेड न्यूरॉन। अच्छा, ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है, इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सोन होता है, एक्सोन के गिर्द खास किस्म के जो है ना सेल्स पाए जाते हैं। ये खास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसी से रिलेटेड आगे भी हमने एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब ये जो सेल्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक्सोन के गिर्द, ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो सेल्स हैं ये श्वान सेल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये, और ये आप देखें यहाँ पे श्वान सेल्स में ना गैप मौजूद है। यहाँ भी आप देखें श्वान सेल एब्सेंट है, यहाँ भी आप देखें श्वान सेल एब्सेंट है। ये जो गैप होता है ना, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है। अच्छा, अब ये श्वान सेल्स, तो अब ये जो श्वान सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक्सोन के गिर्द लिपिड नुमा एक शीट बनाते हैं। जहां जहां पे श्वान सेल होगा, वहां वहां पे श्वान सेल क्या करेगा, एक्सोन के गिर्द जो है ना, एक्सोन के गिर्द लिपिड की एक लेयर बनाएगा। ये जो लेयर होती है ना स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं माइलन शीट। ये जो लेयर है, इसको कहते हैं माइलन शीट। इसका मतलब है कि ये जो न्यूरॉन है, चूंकि इस न्यूरॉन की एक्सोन के गिर्द माइलन शीथ मौजूद है, इसीलिए हम इसको कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है। और जिस न्यूरॉन में ये माइलन शीथ नहीं होगी, उसको हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। कि ऐसी न्यूरॉन जिसमें माइलन शीथ जो है वो मौजूद नहीं होती। अब ये हमारे पास एक बन गई है माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब वो कह रहा है कि जब नर्व इंपल्स क्या होता है, नर्व इंपल्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब ये जो न्यूरॉन सेल होता है ना, इसका काम होता है हमारी बॉडी में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। वो सिग्नल डेंड्राइट से आएगा सेल बॉडी में, फिर सेल बॉडी से वो आगे एक्सोन से होता हुआ मूव करेगा। लेकिन याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, जिन न्यूरॉन्स में माइलन शीथ मौजूद होती है, उसमें जो नर्व इंपल्स होता है वो फिर एक्सोन में स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव नहीं करता। वो क्या करता है, वो नोड टू नोड मूव करता है। क्योंकि जो माइलन शीट होती है, ये एक तरह से इंसोलेटर का काम करती है, ये नर्व इंपल्स को नहीं गुजरने देती। लिहाजा जो नर्व इंपल्स होता है वो फिर जंप्स की शक्ल में एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे, लेट से अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो सिग्नल एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर पे जो है वो मूव करेगा या जंप करेगा। और यही हमारा ऑप्शन है कि जब एक नर्व इंपल्स एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, या उसको हम कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। साल्टेटरी इम्पल्स। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स होता है, जो सिग्नल होता है, वो फास्ट मूव करता है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो जल्दी रिस्पोंड कर पाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनके दरमियान डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, बाय रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कहते हैं द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखूं ना,
तो एक रेजोल्यूशन कहते हैं क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। जैसे अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल्स वगैरह में जब हम पिक्चर्स लेते हैं, ठीक है, इमेजेस वगैरह, तो नीचे ना रेजोल्यूशन आ रही होती है। जैसे 360, या वीडियो आप देखते हैं तो उसकी भी रेजोल्यूशन होती है, 360 है, 720 है, ठीक है, 240 है, ठीक है, ये रेजोल्यूशंस होती हैं। तो जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी, जैसे 720 है तो रेजोल्यूशन ज्यादा, पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। तो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं सिर्फ एक ही बिना पर, और वो है रेजोल्यूशन की बिना पर, ठीक है। नेक्स्ट है जी द टर्म लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का खत्म हो जाना, ठीक है, ये किस बीमारी से रिलेटेड है? तो ये बीमारी है एनोरेक्सिया। बीमारी का पूरा नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बीमारी का पूरा नाम है। ये बीमारी जो है ये सिर्फ और सिर्फ यंग गर्ल्स के अंदर होती है, जिसमें ये गर्ल्स जो हैं उनको एक तरह का वहम हो जाता है कि अगर वो खाना खाएंगी तो खाना खाने से जो है वो मोटापे का शिकार हो जाएंगी। तो इस मोटापे के डर की वजह से वो खाना खाना जो है वो छोड़ देती हैं, और ये कंडीशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि उन पेशेंट्स के अंदर जो है वो भूख लगने का तस्वुर ही जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब भूख ही जो है वो खत्म हो जाती है। तो लॉस ऑफ एपिटाइट जो है ये कंडीशन रिलेटेड है एनोरेक्सिया नर्वोसा से। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी काइटिन। काइटिन जो है ये एक केमिकल है, ठीक है, एक हार्ड किस्म का जो है वो केमिकल है, विच मेक्स एक्सोस्केलेटन, वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर पाया जाता है इंसेक्ट्स के। इंसेक्ट्स में आमतौर पर एक्सोस्केलेटन ही मौजूद होता है। तो वो कहते हैं इंसेक्ट्स में जो स्केलेटन होता है, इस स्केलेटन को काइटिन बनाता है, ठीक है, काइटिन इसमें मौजूद होता है। लेकिन इसके साथ साथ इस स्केलेटन को मजीद हार्ड, अब काइटिन तो हार्ड बनाता ही बनाता है, लेकिन इसको मजीद हार्ड बनाने के लिए क्या मौजूद होता है? तो स्टूडेंट्स को मौजूद होती है प्रोटीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये फर्दर हार्डनेस का बायस जो है वो बनता है। बाकी रेलिवेंट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा केमिकल है जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, हार्डनेस क्रिएट करता है। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन ओरल कैविटी, ठीक है, हमारी ओरल कैविटी में कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं? तो तीन टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स। एक होते हैं, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर हम डायग्राम के जरिए इस चीज को समझें, तो हमारे पास लेट से जी ये हमारे पास है ओरल कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी, ठीक है, माउथ के अंदर वाली साइड पर, यहाँ कह लें माउथ के बैक साइड पर जो स्ट्रक्चर होता है, खाली जगह होती है जिसमें टंग भी मौजूद होती है, इसको कहते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बाहर वाली साइड पर ना, यहाँ पे करके हमारे कान, ईयर्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स जो है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, ये एक साइड का आपको नजर आ रहा है, एक दूसरी साइड पर भी मौजूद होगा। मतलब ये, मतलब कि आप चले इस तरह समझ लें कि यहाँ पे ये दो ग्लैंड्स होंगे, बेसिकली पेयर की फॉर्म में ये ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होगा, इसको कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये जो ग्लैंड होता है ना इसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ये ईयर के बिल्कुल आगे वाली साइड पर होते हैं। फिर यहाँ पर एक पेयर ग्लैंड का पाया जाता है, इसको हम कहते हैं सब मैग्जलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सॉरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरे नंबर पर यहाँ पे टंग की बॉटम पे कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अब टोटल देखा जाए तो तीन किस्म के हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लेकिन चूंकि तीनों पेयर्स में है तो टोटल तादाद कितनी हो जाएगी? 6। अगर मैं पूछता नंबर ऑफ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो फिर ऑप्शन होना था 3, लेकिन चूंकि पेयर मौजूद नहीं है सो 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फॉलोइंग ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिलोमेट। ए का मतलब होता है विदाउट, और सिलोमेट जो है ये वर्ड लिया गया है सिलोम से। सिलोम कहते हैं, सिलोम कहते हैं कैविटी को, कैविटी, बॉडी के अंदर जो खाली जगह होती है बॉडी में, कैविटी के लिए वर्ड यूज होता है सिलोम। तो ऐसे एनिमल्स जो विदाउट कैविटी होते हैं उन्हें हम कहते हैं एसिलोमेट्स, और इनमें यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी, प्लेट, प्लेट बिल्कुल फ्लैट होती है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, तो जो फ्लैट एनिमल्स हैं बेसिकली फ्लैट वर्म्स कहा जाता है इनको। तो प्लेटी हेलमिंथिस जो है ये एसिलोमेट्स होते हैं।
नेक्स्ट जो है यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, जैसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल, ये बॉडी सेल से बनी है। इसी तरह वो पूछ रहा है यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, तो वो बना होता है मोनोसैकेराइड से। मोनो जो है, मोनो कहते हैं वन, और सैकाराइड जो है ना, सैकाराइड ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम शुगर का वर्ड भी यूज करते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अमाइनो एसिड्स आर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स जो हैं दे आर यूनिट्स ऑफ लिपिड्स। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ सकता है तो वो प्रोटीन और लिपिड के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है जी, विच ब्रेन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ठीक है, एंड दैट इज लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशन से को डील करता है। नेक्स्ट है जी साइफिलस, साइफिलस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। साइफिलस याद रखिएगा ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर होती है, और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, ये जो साइफिलस है, दिस डिजीज इज काज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, निसीरिया गोनोरियाए जो है ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज करता है जिसका नाम है गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया याद रखिएगा, ट्रिपोनिमा पैलिडम इसका करेक्ट आंसर है, साइफिलस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सपोर्ट सेल दैट माइलिनेटेड एक्सोन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम बॉडी में दो टाइप का होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से जाहिर है, वो नर्वस सिस्टम जो लगभग बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, इसमें हमारा ब्रेन आ जाता है स्टूडेंट्स, और हमारा स्पाइनल कार्ड आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्योंकि बॉडी के ऑलमोस्ट सेंटर में ही होते हैं और मरकजी किरदार अदा करते हैं, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम इसको कहेंगे। इसमें आ जाएगा ब्रेन और इसमें आ जाएगा स्पाइनल कार्ड। इसके अलावा जितना भी नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर मौजूद होगा, जो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं एक डिफरेंट कलर से जो है वो शो करता हूँ, इसके अलावा जितना भी बॉडी के अंदर जो है ना नर्वस सिस्टम मौजूद होगा, नर्वस सिस्टम किससे बना होगा, न्यूरॉन से। ये भी याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम किससे बना होगा, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन सेल, जो भी हम ऊपर पढ़ गए हैं। पेरिफेरल, पेरिफेरी मीन साइड पर, तो सेंटर में जो नर्वस सिस्टम होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बाकी जितना भी साइडों पे नर्वस सिस्टम होगा डेट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब वो पूछ रहा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होती हैं, अल्टीमेटली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी न्यूरॉन से बना होगा। अब उन न्यूरॉन्स में स्टूडेंट्स देखें एक्सोन कौन सी है, माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं। अब वो कह रहा है कि उन एक्सोन्स को कौन, वो जो माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं उनको कौन सा सेल होता है जो सपोर्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, बैक चलते हैं, तो यहाँ पर ये जो हमने, ये देखें जी, ये है माइलिनेटेड एक्सोन। तो कौन सा सेल है जो इस एक्सोन को सपोर्ट कर रहा है, तो डेट इज एक्चुअली श्वान सेल, श्वान सेल। तो श्वान सेल जो है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, श्वान सेल जो है डेट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, एज लॉन्ग एज टू स्पीशीज, जब तक दो स्पीशीज जो हैं डिफरेंट निश ऑक्यूपाई करती हैं। अच्छा, निश जो है ना, निश कहते हैं कि कोई भी स्पीशी अपने हैबिटेट में क्या रोल प्ले करती है, द रोल अ स्पीशी प्ले इन देयर हैबिटेट। जैसे हर जानदार का, हर स्पीशी का अपने हैबिटेट में कोई ना कोई रोल होता है, उसको हम कहते हैं निश। अच्छा, ये जो टर्म है ना, ये हैबिटेट से काफी मिलती जुलती है। लेट से, चले हम इसको इस तरह समझ लेते हैं। लेट से जी, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है ना दो स्पीशीज है, ये हमारे पास एक स्पीशी है, ये हमारे पास एक दूसरी स्पीशी है। ठीक है, अब दोनों स्पीशीज उसने क्या कहा, ओकोपाई, रह रही हैं डिफरेंट निश में। ठीक है, अब इसका निश डिफरेंट है, इसका ये हमने बैरियर लगा के ये समझाने की कोशिश की कि इस स्पीशी का निश डिफरेंट है, इस स्पीशी का निश डिफरेंट है। दोनों स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट निश ऑक्यूपाई कर रही हैं, डिफरेंट निश में रह रही हैं। ठीक है, इसका अपना रोल होगा, इसका अपना रोल होगा। तो क्या उनके दरमियान कंपटीशन होगा, हो ही नहीं सकता। कंपटीशन हमेशा तब होता है जब दो स्पीशीज एक जगह पे रह रही हूँ। ठीक है, नो कंपटीशन
ये बात ठीक है, उनमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो है वो टर्म्स इररेलेवेंट है, सो नो कंपटीशन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जब दो स्पीशीज दोनों डिफरेंट निश में रह रही हैं तो दोनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं होगा। नेक्स्ट बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, व्हेन आर रेड होमोजाइगस फ्लावर इज पेयर्ड विद वाइट होमोजाइगस फ्लावर, ठीक है। लेट्स से जी हमारे पास एक रेड फ्लावर है, एक हमारे पास रेड फ्लावर है, और एक हमारे पास व्हाइट फ्लावर, ठीक है। अच्छा, अब होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब है कि जो हम अलील्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो अलील्स सेम होंगे, ठीक है। सो रेड फ्लावर के लिए लेट से हम R1 शो कर देते हैं अलील्स, ठीक है, और व्हाइट के लिए हम R2 शो कर देते हैं। याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो रेड और व्हाइट हम लिख रहे हैं ये बॉडी का, ये बॉडी यस एक्चुअली है तो ये कलर फ्लावर कलर है, लेकिन ये जो कलर है ना ये बॉडी का एक ट्रेट है। और हमने कुछ एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि जो बॉडी में जो ट्रेट्स होते हैं ना दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, और जीन्स अल्टीमेटली बने होते हैं अलील्स। अलील्स आमतौर पे दो अलील्स मिलकर जो हैं वो किसी भी ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि रेड होमोजाइगस फ्लावर जो है अगर हम उसको पेयर करें व्हाइट होमोजाइगस फ्लावर के साथ तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास जो नई नस्ल पैदा होगी ना उसमें क्या होगा, रिजल्ट इन पिंक स्नैप ड्रैगन, ठीक है। अब ये फ्लावर का नाम है, अब यहाँ कह लें प्लांट का नाम है पिंक जो है, हमारे पास रिजल्ट आता है नेक्स्ट में। तो उसमें क्या होगा, एक अलील एक पेरेंट से आएगा, दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से आएगा। तो अब पिंक जो है ना ये बेसिकली इसमें अलील्स का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए ना तो वो हेट्रोजाइगस है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, दोनों अलील डिफरेंट टाइप के हैं। अब ये पिंक कलर आ रहा है जो कि बेसिकली रेड और व्हाइट का एक तरह से मिक्सचर है, ब्लेंड है। तो ये जो रिलेशन है R1 और R2 के दरमियान ये है पार्शियल डोमिनेंस, कि दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर R1 डोमिनेट करता तो ये होता, यहाँ पे कलर होता रेड, अगर R2 डोमिनेट करता तो यहाँ पे कलर होता व्हाइट, लेकिन कलर आ रहा है यहाँ पे पिंक, इसका मतलब है दोनों ही डोमिनेट नहीं कर रहे। सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा पार्शियल डोमिनेंस। अगर यहाँ पे एक कलर शो होता, रेड शो होता या व्हाइट शो होता तो हम कहते हैं ये रिलेशन है कंप्लीट डोमिनेंस। अगर दोनों कलर शो होते, रेड भी शो हो रहा होता व्हाइट भी शो हो रहा होता, फिर हमने कहना था को डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों का, दोनों आप कह लें आधा आधा जो है वो अपने आप को शो कर रहे हैं। रेड कुछ शो हो रहा है, व्हाइट शो हो रहा है, और ये दोनों मिक्स होकर एक नया मिक्सचर बना रहे हैं, एक नया कलर बना रहे हैं। सो ये आएगा पार्शियल डोमिनेंस। स्टूडेंट्स इसके लिए ना एक और वर्ड भी यूज होता है, इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिकली ये हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यहाँ पे ना हमने मैचिंग करनी है। बेसिकली ये हमारे पास ना ये यहाँ पे कॉलम बना होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमने ना क्रॉस मैचिंग करनी है, ये ए ऑप्शन है हमारे पास। अब ये ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, ये, और दूसरे कॉलम के अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस जो है वो मौजूद। अब हमने क्या करना है, इनको ना मैच करना है, ठीक है। जैसे अक्सर हम छोटी क्लासेस में करते हैं, मैचिंग करनी है जी हमने। राइबोसोम, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, इनको हमने जो है वो देखना है कि ये जो जितनी भी ऑर्गेनेलीज यहाँ पे पाई जाती हैं इसमें अगर हम देखें तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हमारे पास राइबोसोम ऑर्गेनेली है, राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या करती है, राइबोसोम का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। मतलब ए जो है ना, ए जो है वो एच के साथ हम इसको मैच करेंगे। लाइसोसोम जो है इसका काम होता है फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना। अच्छा, लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम ये जो लफज है ना ये लिया गया है लाइसी, लाइसो जो है ना ये लफज निकला लाइसी से। लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को, किसी भी चीज को तोड़ना। असल में ये जो ऑर्गेनेली होती है इसके पास इंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो किसी भी बाहर से आने वाले पार्टिकल को, सेल में अगर बाहर से कोई पार्टिकल आता है उसको कहते हैं फॉरेन पार्टिकल, उसको डिस्ट्रॉय कर सके। सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका काम होता है एस्ट्रल रे बनाना, ठीक है। ये एस्ट्रल रे क्या होती है, जब कोई सेल हमारी बॉडी में डिवाइड करने लगता है तो डिवाइड करने के लिए ना उस सेल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स का एक नेटवर्क बनता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट किस्म के फाइबर्स होते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्ट्रल एरे, जो कि सेंट्रियोल का काम है। पर ऑक्सीसोम ऑर्गेनेली जो है इसका काम होता है अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करना, इसके जहरीलेपन को कम करना, खत्म करना।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इस ऑर्गेनेली के पास भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कोलेस्ट्रोल को विटामिन डी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ए जो है उसको हमने एच के साथ लिंक किया है, बी जो है उसको हमने आई के साथ जो है वो लिंक किया है, आई के साथ लिंक किया है, सी जो है उसको हमने एफ के साथ लिंक किया है, डी को हमने जो है डी को सॉरी सी को जो है वो हमने जी के साथ लिंक किया है, और डी को हमने एफ के साथ लिंक किया है, और ई जो है इसको हमने जे के साथ लिंक किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है, आई थिंक बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जिसमें ए एच है, बी आई है, डी एफ है, सी जी है, ई जे है। ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चाहिए, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इट इज बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड बाय दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। असल में ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बनता है दो शुगर्स के दरमियान, दो शुगर्स के दरमियान। शुगर्स के लिए हम जनरली कार्बोहाइड्रेट टर्म भी यूज करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान, शुगर्स के दरमियान जो है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो शुगर्स पाई जाती हैं, लेट्स से मैं एक शुगर बना रहा हूँ यहाँ पे, एक मैं कॉमन शुगर बना रहा हूँ, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, ग्लूकोज जो है, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे एच। ये इसमें एटम्स की, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल्स की जो है वो अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरह से। लेट्स से जी हमारे पास एक ग्लूकोज है, ठीक है, एक शुगर है। अब इसके साथ मैं दूसरी शुगर भी जो है वो अटैच करता हूँ। मैं सारा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सिर्फ एक साइड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बनी है, सेम यही हमने यहाँ पे भी बनानी है। तो जब ये दो शुगर एक दूसरे के क्लोज होंगी, तो एक शुगर से हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरी शुगर से हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव होगा। मतलब वाटर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव होगा तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये दोनों बॉन्ड्स जो है ना, ये फिर आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो वाटर की जो रिमूवल होगी, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगा सेंटर में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, डैट विल बी नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। रिमूवल ऑफ वाटर करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट है मार्क वन किंगडम हैविंग द मोस्ट, ये सारे किंगडम्स हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, प्लांटी, दैट इज मोर कंसिपिकियस। ठीक है, हमने एक ऐसे मोर कंसिपिकियस का मतलब जिसमें ना ज्यादा नोटेबल, अपेरेंट, जिसमें हमें, जिसमें हमने एक ऐसा किंगडम यहाँ पे मेंशन करना है जिसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा नोटेबल हैं, अपेरेंट है, बल्कि मतलब काफी वाजे हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो इसमें आएगा किंगडम एनिमलिया, एनिमल्स करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ सैकाराइड। सैकाराइड अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, शुगर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो हमने बतानी है कि शुगर्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन डी जो है ना, ये हमारे पास करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे ना गलती से नो लिखा हुआ है, यहाँ पे ना यस आना है, यहाँ पे यस आना है। कि जो सैकाराइड्स हैं, मतलब जो शुगर्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ये स्टोरेज का काम भी करती हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, और ये सपोर्ट का काम भी करती हैं सेलुलोज की फॉर्म में। अब ये जो सेलुलोज है ना, ये एक शुगर है, एक सैकाराइड है। ये क्या करता है, ये वुड बनाता है, वुड का स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्ट्रक्चर सपोर्टिंग, और वुड क्या करती है, अल्टीमेटली एक हार्ड स्ट्रक्चर है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ग्लाइकोजन हमारे मसल्स के अंदर होता है, स्टोरेज स्टोर होता है। ठीक है, और ग्लूकोज जो है, इसकी ब्रेकडाउन से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। सो डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑल यस होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ई ऑप्शन मौजूद है, ई ऑप्शन मौजूद है। तो इसमें आप देखें सारे यस हैं, तो ये करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगा शायद चार ही ऑप्शंस होंगे, लेकिन यहाँ पर पांचवा ऑप्शन भी मौजूद है। सो आप इसको बेशक इसको करेक्ट कर लें या ई को करेक्ट कर लें, इसमें ऑल यस का ऑप्शन जो है वो आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक डायग्राम दी गई है, और ये डायग्राम जो है बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की है, जिसमें कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं।
वेयर इज अ माइलेज प्रेजेंट। अच्छा पहले उनको ना ऑर्गन्स को नेम दे लेते हैं, ये भी हमने ऊपर ड्रा भी किया था। ये है जी हमारी ओरल कैविटी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये हमारे पास स्टमक है, तीसरे नंबर पर ये लीवर है, चौथे नंबर पर ये स्टमक के नीचे ग्लैंड होता है पैंक्रियाज है, पांचवे पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और छठे नंबर पर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, अंतड़ियां जिन्हें हम कहते हैं, लार्ज भी उसी में आ जाती है। स्मॉल और लार्ज जो है ना, इसका मतलब स्मॉल जो इंटेस्टाइन है ना, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, इसकी लेंथ कम होती है। तो फिर सवाल है कि जब इसकी लेंथ कम है तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं? तो ये हम कह रहे होते हैं डायामीटर की बिना पर। यहाँ पर आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बहुत ये बारीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायामीटर ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है। तो बेसिकली हम डायामीटर की बिना पर कह रहे होते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा जो ऑप्शन था वो ये था कि जी डायग्राम में आपको कुछ ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, इनमें आपने बताना है कि अमाइलेज एंजाइम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स अमाइलेज एंजाइम ना ओरल कैविटी में भी प्रोड्यूस होता है, पेंक्रियाज भी प्रोड्यूस करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आप कह लें इसमें क्या होगा, 1, 4 और 5, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये वो तीन जगह हैं जहां पर अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है जी राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम्स जो है ना ये बने होते हैं राइबो आरएनए एंड प्रोटीन। अच्छा राइबोसोम्स के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन आ जाएगी, और ये राइबो न्यूक्लियो जो है ना ये वर्ड लिया गया राइबो न्यूक्लिक एसिड से। तो आरएनए प्लस प्रोटीन जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए। हमारे पास डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेट्स से ये वो शॉर्ट पीस है डीएनए का, ठीक है, जिसमें 30 बेस पेयर्स हैं। ये बेस पेयर्स क्या होते हैं? ये सारी जो है ना बेसिस हैं, एडिनिन, साइटोसिन, गवानीन, थाइमिन, ये सारी की सारी क्या हैं, बेस पेयर्स हैं, ठीक है। was analyzed to find the number of nucleotide bases in each of the polynucleotide strands. Some of the results are shown below. अब हमारे पास जो स्ट्रैंड 1 जो है ना, स्ट्रैंड 1 उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमें मेंशन करने हैं। अच्छा न्यूक्लियोटाइड्स जैसे लेट से ये 12 हैं, ये 6 हैं, ठीक है, ये 12 हैं और ये 6 हैं, कितने हो गए 18। लेट से हम 6 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और 6 ही जो है वो हम लेट से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रैंड 1 के अंदर टोटल जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो बेसिस हैं वो कितनी हो गई हैं, 6 और 6 12, और 6 18, और 12 30 हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब स्टैंड 2 के अंदर कितनी होंगी? स्टैंड 2 में वो कह रहा है हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग गवानीन वर प्रेजेंट इन स्टैंड 1, ठीक है। स्ट्रैंड 1 में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनमें गवानीन जो है वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गवानीन जो है ना ये हमेशा साइटोसिन से कनेक्टेड होती है, और एडिनिन जो है ना ये हमेशा थाइमिन से जो है वो कनेक्टेड होती है, ठीक है, थाइमिन से कनेक्टेड होती है। तो अगर स्टैंड 1 में, अब लेट से जी अब उसने पूछा है स्टैंड 1 के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड में गवानीन है, इसके लिए ना हमें स्टैंड 2 के अंदर ये पता होना चाहिए, स्टैंड 2 के अंदर ये पता होना चाहिए कि कितने गवानीन्स जो है वो मौजूद होंगे। अब देखिए यहाँ पे साइटोसिन लिखा था 12 है, तो साइटोसिन किसके साथ कनेक्टेड होगा, गवानीन के साथ। तो अगर साइटोसिन 12 है तो गवानीन जो इसके सामने जो स्टैंड 2 होगा उसमें अल्टीमेटली गवानीन कितने होंगे, साइटोसिन जो है अभी देखिए मैंने आपको बताया साइटोसिन के साथ गवानीन अटैच होगा। तो अगर स्टैंड 1 में 12 साइटोसिन है तो स्टैंड 2 में जो गवानीन जो उसके सामने कनेक्टेड होंगे वो कितने होंगे, वो भी 12 होंगे, ठीक है, वो भी क्या होंगे 12 होंगे। अच्छा अब 12 जो है ये गवानीन है, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग गवानीन वर प्रेजेंट इन स्टैंड 1, स्टैंड 1 में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनके पास गवानीन जो है वो मौजूद होगा। तो वो अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास क्या होगा,
that will be 6. नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑर्गेनेली जो है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल नहीं बनाती। ये बनाती है जी गोल्जी अपरेटस, वो ऑर्गेनेली है जिसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। ये करेक्ट आंसर है जी हमारे पास। नेक्स्ट है जी, मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ज्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होती है, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक पेरेंट से एक गैमीट आता है जो कि हैप्लॉइड होता है। अच्छा, हैप्लॉइड का मतलब होता है इसमें ना हाफ क्रोमोसोम होंगे, आधे क्रोमोसोम्स होंगे। और दूसरा जो गैमीट होगा जो मेल से आएगा वो भी हैप्लॉइड होता है, आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से बनता है जाइगोट, जिससे हैप्लॉइड और हैप्लॉइड जो है ये मिलकर बना देते हैं 2n स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉइड होता है और इसी से फिर आगे पूरा मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल जो है वो बनता है, मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लॉइड जो है वो करेक्ट आंसर होगा, डिप्लॉइड करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है डैश हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब। अच्छा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। और ये जो ग्लैंड होता है इसके ना आमतौर पे 3 लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब, और एक छोटा सा होता है मीडियन लोब। बास बुक्स में तो ये मेंशन भी नहीं होता लेकिन मौजूद होता है मीडियन लोब भी। तो कहता है कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से जो है वो रिलीज होता है। तो दैट इज एक्चुअली एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है। दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन। नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रा करें तो उसमें ओवरीज होती हैं, फिर ओवरीज के बाद कुछ डक्ट्स का एक सिस्टम होता है। ये जो डक्ट नुमा सिस्टम होता है इसको कहते हैं ओवी डक्ट। ये ओवरी है, ये जो दो डक्ट्स हैं ये दोनों जो हैं ये ओवी डक्ट्स हैं जो सेंटर में मिलकर एक बड़ी सी डक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं यूट्रस। और लास्ट में जो पार्ट आ जाता है कुछ इस तरह का पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं वेजाइना। ठीक है, वेजाइना। अब कौन सा पार्ट नहीं है, तो ओवरी भी पार्ट है, वेजाइना भी पार्ट है, ओविडक्ट भी पार्ट है, तो कौन सा पार्ट नहीं है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये पार्ट नहीं है। असल में यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है जो यहाँ पर करके ही मौजूद होती है। ये बेसिकली एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसके थ्रू बॉडी से यूरिन जो है वो पास आउट होता है। लेकिन चूंकि दोनों वो एक ही जगह पे होते हैं, वेजाइना भी और एक्सक्रेटरी सिस्टम भी, की जो ओपनिंग है जिसको हम यूरेथ्रा कह रहे हैं, तो यूरेथ्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है।